आज की कहानी एक ऐसी वेयरवुल्फ की है जो पहले एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और हर इंसान की तरह वो भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन अचानक एक रात एक हादसे के बाद उसके अंदर एक ऐसा खौफनाक बदलाव शुरू हो जाता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। रात को उसकी आंखें चमक उठती, कान दूर तक सुनते और दिल की धड़कन चांद के साथ तेज हो जाती। वो समझ जाती है कि जिनसे वो प्यार करती है उनके लिए वो खतरा बन चुकी है, इसलिए उनसे दूर जाने का फैसला करती है। लेकिन क्या वो कभी इस खौफनाक हकीकत से भाग पाएगी या ये बदलाव उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा? देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और कहानी की शुरुआत में हमें सन 1050 का एक खौफनाक नजारा दिखाया जाता है, जहाँ कुछ वाइकिंग लोग, जो कि असल में समुद्री लुटेरे थे, वो एक मॉनेस्ट्री पर हमला करके वहाँ के मासूम लोगों को मार डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि यहाँ के एक खुफिया कमरे में बेशकीमती खजाना छिपा है। वहाँ के कुछ लोग उनसे विनती करते हैं और साथ ही चेतावनी भी देते हैं कि वहाँ मत जाना, मगर वाइकिंग सबको खत्म करके सीधे उस जगह पहुँच जाते हैं और दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता, सिर्फ उन्हें एक छोटे से वुल्फ का बच्चा मिलता है जिसको पकड़कर वो जहाज में ले आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो वुल्फ का बच्चा खूंखार बनकर जहाज के सारे लोगों को बेरहमी से मार देता है और फिर भागकर नॉर्वे के गहरे जंगलों में गुम हो जाता है। इसके बाद 1000 साल बीत जाते हैं और हमें प्रेजेंट टाइम के नॉर्वे के एक छोटे से टाउन को दिखाया जाता है, जहां एमा नाम की एक 17 साल की लड़की अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई है। उसकी माँ लिवबर्ग पुलिस ऑफिसर है और ट्रांसफर की वजह से पूरे परिवार को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन एमा की माँ से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उसके असली पिता की मौत किसी एक्सीडेंट से हो गई थी और वो अपनी माँ को ही इसका जिम्मेदार मानती है। अब उसकी माँ ने दूसरी शादी भी कर ली है और एमा को अपना स्टेप फादर आर्थर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका लगाव सिर्फ अपनी छोटी बहन जेनी से है, जो बोल नहीं सकती। फिर एक दिन जब एमा अपनी बहन के साथ हॉरर मूवी देख रही होती है, तभी उसका स्कूल फ्रेंड जोनास का मैसेज आता है, जो जंगल के बीच हो रही एक पार्टी में आने के लिए कहता है। जिसके बाद वो चुपचाप फ्रिज से ड्रिंक्स निकालती है और स्टेप फादर से झूठ बोलकर निकल जाती है। बाहर उसकी मॉम पूछती है कहाँ जा रही हो, तो वो स्कूल में कुछ जरूरी काम का बहाना करती है और साइकिल लेकर निकल जाती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ जोनास ने उसे बुलाया था। जोनास को वो मन ही मन पसंद करती है, पर अभी तक खुलकर इस बारे में बात नहीं की। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और पार्टी में बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके साथ शहर के मेयर की बेटी एला भी मौजूद होती है। लेकिन एमा और जोनास को बात करते हुए देखकर उसे जेलसी होती है और वो जोनास से थोड़ा इम्पोर्टेंट बात करने के बहाने उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है कि इस तरह किसी नई लड़की को हमारी पार्टी में बुलाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर एमा को बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ लड़के उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो थोड़ा बहुत जवाब देकर उन दोनों के पीछे जाती है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगी थी और ये थोड़ा सा जंगली इलाका होता है, जहाँ थोड़ी दूर से वो जोनास और एला को बात करते हुए देखती है। लेकिन तभी अचानक उनकी चीखें सुनाई देती हैं और वो दौड़कर जल्दी वहाँ पहुँचती है तो देखती है जोनास और एला बुरी तरह जख्मी हैं। वो मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक कोई चीज पीछे से उस पर भी हमला कर देता है। वो देख ही नहीं पाती कि वो कौन था और अगले ही पल कोई एला को झाड़ियों में खींचकर ले जाता है। इसके बाद कुछ देर में पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुँचती है, जिनके साथ एमा की माँ भी आती है। वो एमा को देखकर घबरा जाती है और पूछती है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं और यहाँ क्या हुआ था? एमा ठीक से जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसे भी चोट लगी थी। इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है तो उन्हें आसपास कोई नहीं मिलता, सिर्फ एला का मोबाइल मिलता है और घसीटने के निशान दिखाई दे रहे थे। पर लेव को वहाँ एक अजीब सा नाखून मिलता है जो किसी खूंखार जानवर का लग रहा था। फिर अगली सुबह एमा नींद से उठती है तो उसकी माँ उससे पूछताछ करती है। एमा के शोल्डर पर खरोच के निशान आ गए थे और वो काफी कमजोर हो गई थी, पर वो पूरी बात बताती है कि किसी ने अचानक जोनास और एला पर हमला किया। उसने जाकर मदद करने की कोशिश की और तभी उन पर दोबारा हमला हुआ, पर वो देख नहीं पाई कि वो कौन था। अब ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि एला की बॉडी अभी तक पुलिस को नहीं मिली थी। इसके बाद लिव इन्वेस्टिगेशन करने स्कूल जाती है, जहाँ पार्टी में मौजूद सारे बच्चों से बयान लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी ठीक से कुछ नहीं बता पाता। सब एक ही बात कहते हैं कि हमला करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खतरनाक बीस्ट था। अब ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, क्योंकि मेयर की बेटी को अभी भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी। इसके बाद रात को लिव इंटरनेट पर उस नाखून के बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि ये किसी वुल्फ का नाखून है, यानी मेयर की बेटी को उठाकर ले जाने वाला कोई वुल्फ था। फिर अगली सुबह उसे पता चलता है कि एला की लाश मिल गई है, तो वो तुरंत वहाँ पहुँचती है और देखती है बॉडी के कुछ पार्ट्स गायब थे,
डॉक्टर एंडरसन बताती है कि ये वुल्फ का ही हमला है, पर कोई मामूली वुल्फ इतनी खतरनाक तरीके से किसी को मार नहीं सकता। बाइट के निशान से पता चलता है कि ये कोई बड़ा जानवर होगा। उधर एमा को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंचती है जहां पर हमला हुआ था। अब उसे खुद के अंदर काफी बदलाव महसूस हो रहा था और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। वहां पर भी वो एला को देखती है जो उसे झाड़ियों के बीच से पुकार रही थी। इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कि ट्रेलर लेकर एक बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल पहुंचता है और किसी को बिना बताए अंदर जाकर एला की लाश को देखता है। फिर अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाकर लिव से मिलता है और अपना नाम लार्स बोर्डिन बताकर कहता है जिसे तुम ढूंढ रही हो वो कोई साधारण वुल्फ नहीं है। वो एक वेयर वुल्फ है जो हर पूर्णिमा की रात को खूंखार बनकर लोगों को मारता है क्योंकि उसे जीने के लिए खून चाहिए, और तब तक इसका सिलसिला खत्म नहीं होगा जब तक इसकी आखिरी नस्ल के वुल्फ को मार नहीं दिया जाता। मैंने इस तरह के कई वेयर वुल्फ का शिकार किया है जिनके काटने से इंसान भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं, पर लिव उसकी बातों को अंधविश्वास कहकर यकीन नहीं करती और उसे जाने के लिए कह देती है। लेकिन वो जाते जाते लिव को एक सिल्वर कलर की बुलेट देकर कहता है ये वेयर वुल्फ सिर्फ इसी बुलेट से मर सकते हैं। वहीं एमा को देखते हैं जो जोनास से मिलकर जब निकल रही होती है तो स्कूल के कुछ लड़के उसे ताने मारने लगते हैं। सब कहते हैं कि तुम मेयर की बेटी को बचा सकती थी लेकिन तुम डरपोक की तरह बस चीखती रही। एमा को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से घर आकर मिरर में अपना शोल्डर देखती है जहाँ खरोंच अब तक ठीक नहीं हुई थी और उसके अंदर एक अजीब बदलाव शुरू हो चुका था। उसकी माँ बात करने आती है पर वो उनसे भी अच्छे से बात नहीं करती और गुस्सा करके सो जाती है। तभी उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो खुद को जख्मी हालत में जंगल में देखती है। फिर अगली सुबह उसे जोनास का कॉल आता है तो वो उससे मिलने चली जाती है, लेकिन वहाँ हम देखते हैं उसकी हरकतें अजीब सी हो जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में एला की डेड बॉडी को चेक करने के लिए एक नया एक्सपर्ट डॉक्टर आता है और बॉडी चेक करके वो नाखून देखने के बाद कंफर्म करता है कि ये वुल्फ का ही नाखून है, लेकिन इसका साइज नॉर्मल वुल्फ से काफी बड़ा है। इसके बाद लिव उस वुल्फ को ढूंढने के लिए हंटिंग परमिशन लेकर अपनी पुलिस टीम के साथ जंगल में निकल जाती है। वहाँ पूरी प्लानिंग करके जंगल के अंदर एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और बहुत होशियारी से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलते चलते जंगल के काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक इंसानी लाश मिलती है जिसके शरीर के कुछ पार्ट्स गायब थे। लिव अपनी टीम को वहीं रुकने का ऑर्डर देती है और खुद कुछ लोगों के साथ आगे जाती है। वहीं एमा को अब बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा था। उसे दूर की छोटी छोटी आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं, जैसे किसी वुल्फ को सुनाई देती हैं, और हेलुसिनेशन होना पहले से ज्यादा बढ़ चुका था जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। इधर लिव और उसकी टीम को आगे जाकर एक गहरी गुफा दिखाई देती है जहां नीचे उतरने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई थी। लिव बहुत केयरफुल होकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन अचानक सीढ़ी टूटकर वो नीचे गिर जाती है। उसे कुछ होता तो नहीं, पर वहाँ एक और लाश भी मिलती है जो बुरी तरह सड़ चुकी थी। उधर बाकी पुलिस वालों को देखते हैं जिन पर अचानक वुल्फ हमला कर देता है और उनकी चीखें गुफा के अंदर तक सुनाई देती हैं। लेकिन कुछ ही समय में वो गुफा के पास भी पहुंच जाता है और सभी पुलिस वालों पर हमला कर देता है। लिव गुफा से निकलने वाली होती है कि तभी वो मॉन्स्टर वुल्फ बिल्कुल उसके सामने आ जाता है। उसका चेहरा किसी शैतान जैसा दिख रहा था और लिव को फिर से नीचे गिरा देता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। अब वुल्फ उस पर हमला करने आगे बढ़ता है तो लिव अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और तभी उसे याद आता है कि उस बूढ़े आदमी के दिए हुए वो सिल्वर कलर के बुलेट्स उसकी जेब में अभी भी रखी है। वो तुरंत लोड करके फायर कर देती है जिससे वुल्फ वहीं पर मर जाता है। फिर हम लिव को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसके बहुत सारे साथी जख्मी हो गए थे और कुछ मर गए थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और रात के समय हम देखते हैं अचानक जेनी की नींद खुलती है और वो देखती है एमा बाहर अकेली खड़ी है और उसने कपड़े भी पूरे नहीं पहने। वो उसके पास जाती है और उसे घर के अंदर ले आती है। एमा हेलुसिनेशन और अजीब आवाजों से बहुत परेशान हो गई थी। जेनी बोल नहीं सकती पर इशारों से एमा को समझाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एमा उसे गले लगाती है क्योंकि उसके लिए असली अपनापन सिर्फ उसकी बहन में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस वुल्फ पर जिसे लिव ने मारा था। डॉक्टर चेक करके बताता है कि तुमने उस पर बहुत सारी गोलियां चलाई, लेकिन असर सिर्फ एक ही बुलेट से हुआ और वो सिल्वर से बना है। बाकी सारी गोलियां लगने के बाद उसने खुद को तुरंत रिपेयर कर लिया, जो बहुत ही शॉकिंग है। पर इस सिल्वर बुलेट ने उसे बहुत गहराई से घायल किया जिससे वो मर गया। ये सुनकर लिव चौंक जाती है और डॉक्टर को साथ लेकर सीधा उस बूढ़े आदमी लार्स के पास पहुंचती है। लार्स अपने ट्रेलर में ही रहता था और उसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं वेयरवुल्फ का शिकार करने में बिता दी। वो सब कुछ बताता है कि ये सिलसिला सदियों पुराना है। इंसानों ने जानवरों की ताकत हासिल करने के लिए उन पर कई खतरनाक प्रयोग किए और उसी से पैदा हुए ये खून के प्यासे वेयरवुल्फ। उनके काटने से धीरे धीरे इंसान उन्हीं की तरह बनने लगता है और हर पूर्णिमा की रात वही इंसान वेयरवुल्फ बनकर दूसरे इंसानों का शिकार करता है।
है। जब तक इनकी आखिरी ब्लड लाइन खत्म नहीं होगी तब तक ये खेल चलता रहेगा। दूसरी तरफ जोनास एमा को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। जोनास उसे शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अब दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया था और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एमा कहती है, उस इंसिडेंट के बाद मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे हर छोटी आवाज सुनाई देती है और डरावने हेलुसिनेशन होने लगते हैं। तभी जोनास के डैड का कॉल आता है तो वो दूसरी तरफ जाकर बात करने लगता है। लेकिन आज पूर्णिमा की रात थी और चांद पूरा होते ही अचानक एमा के शरीर में हलचल होने लगती है। असल में जब से उसे वेयरवुल्फ ने जख्मी किया था तभी से वो खुद धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदल रही है। इतने में जोनास वापस आकर देखता है कि एमा अजीब तरह से बर्ताव कर रही है जिससे वो घबरा जाता है। एमा बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगले ही पल कंट्रोल से बाहर होकर वो उस पर हमला कर देती है। फिर अगली सुबह एमा उठती है तो उसके कपड़ों में खून लगा होता है और वो उल्टियां करने लगती है। खुद को मिरर में देखती है तो उसका चेहरा काफी बदल चुका था। फिर उस जगह पर लौटकर चुपके से देखती है कि जोनास मर चुका है और उसे एहसास हो जाता है कि ये सब उसी ने किया है, क्योंकि उल्टियां करते वक्त उसके मुंह से जोनास की उंगली निकली थी। इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी और जोनास की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है और लिव ही इस केस को हैंडल कर रही है। लेकिन अब एमा इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो तय कर लेती है कि सबको छोड़कर वो हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाएगी। इसलिए रात को चुपके से किसी को बताए बिना एक बस में बैठ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से आज भी पूरा चांद निकल आता है और कुछ देर बाद अचानक उसके शरीर में फिर से बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसके नाखून और दांत भयानक तरीके से लंबे होकर कुछ ही पलों में वो पूरी तरह वुल्फ बन जाती है। लोगों को थोड़ा हलचल महसूस होती है और देखते ही देखते वो बस में मौजूद सभी पर हमला कर देती है और बस का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लिव को खबर मिलती है और वो तुरंत मौके पर पहुंचती है जहां बस एक्सीडेंट होकर लोग बचकर भाग रहे थे। लिव बस के अंदर जाकर चेक करती है तो वहां कुछ लोगों को वेयरवुल्फ ने बेरहमी से मार दिया था। तभी उसे एक लॉकेट मिलता है और ये वही लॉकेट है जो एमा हमेशा पहनती थी। वो समझ जाती है कि नया वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी एमा है। इतने में डॉक्टर भी वहां पहुंचता है और लिव को बताता है कि जोनास के जख्मों पर ह्यूमन डीएनए मिला है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एमा ही नया वेयरवुल्फ है। उधर घर पर एमा की बहन जेनी कुछ ड्राइंग बना रही थी, तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है और पलटते ही सामने वही वेयरवुल्फ खड़ा होता है। वो बुरी तरह डर जाती है पर उसकी आंखों में देखकर वो समझ जाती है कि ये उसकी बहन एमा है। कुछ पलों के लिए एमा के अंदर छुपी इंसानियत भी वापस आने लगती है, लेकिन तभी आर्थर को कुछ आवाजें सुनाई देती है और घर के अंदर जाकर वो पीछे से एमा पर हमला कर देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर जेनी को लेकर गाड़ी से भागने लगता है। लेकिन गाड़ी का विंडो तोड़ते वक्त उसका हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो गया था, जिससे वो ड्राइव करते हुए बेहोश होने लगता है और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। पर बेहोश होने से पहले वो जेनी को भाग जाने के लिए कहता है। अब एक्सीडेंट की आवाज सुनकर शहर के लोग बाहर आ जाते हैं और तभी एमा भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। लेकिन अब इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर वो बहुत ज्यादा खूंखार बन चुकी थी। वो लोगों पर हमला करती है और कई लोगों को मार देती है। जेनी ये सब देखती है लेकिन भागने के बजाय वो उसके सामने जाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी ये उसी की बहन है। वो पास जाकर इशारों में कहने लगती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एमा भले ही वुल्फ में बदल चुकी थी, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू और उसके इशारे उसे समझ में आने लगे थे। लेकिन इसी दौरान लिव और डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं जेनी बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। तभी डॉक्टर ट्रैंक्विलाइजर गन से उस पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट कर देता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। अब हालात और भी बेकाबू हो जाते हैं और वो जल्दी से भागते हुए एक शॉप के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। लिव जानती थी कि ये उसी की बेटी है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। तभी अचानक लार्स तेजी से गाड़ी ले आकर एमा को टक्कर मार देता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एमा को कुछ नहीं होता और अगले ही पल वो लार्स को खत्म कर देती है। इसके बाद वो अपनी माँ पर भी हमला करती है, पर वो किसी तरह उसके मुंह में लकड़ी अटकाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। डॉक्टर भी बुरी तरह इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो इंजेक्शन नहीं उठा पा रहा था। तभी जेनी आकर इंजेक्शन उठाती है और एमा को लगा देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। मगर इंजेक्शन लगाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद एमा को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां वो अभी भी वुल्फ की हालत में बेहोश थी। उसकी माँ बहुत रोती है क्योंकि इस चीज का कोई इलाज नहीं है और अपनी बेटी को मारने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो बहुत दुखी होकर अपनी जेब से सिल्वर की बुलेट निकालकर गन में लोड करती है और एमा को मारने के लिए उसके सर पर रख देती है। फिर सीन कट होकर आखिर में लिव को घर लौटते हुए दिखाया जाता है, जहां वो एमा की फोटो के सामने वही सिल्वर की बुलेट रख देती है।
ये देखकर हमारे लिए ये सवाल रह जाता है कि उसने सच में एमा को मार दिया या फिर अपनी बेटी की मोहब्बत ने उसके हाथ रोक दिए। ये हमें दिखाया नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लिव ने अपनी बेटी को मार दिया होगा या फिर उसे सबसे छुपाकर जंगल में कहीं ले जाकर छोड़ दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।